A very warm welcome to all of you. I'm Nirupama. कल हमने YouTube पर एक लाइव सेशन किया और उसमें जो 2 क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा और डिटेल में जाकर आप लोगों के साथ शेयर करना है. That's going to be the topic of this video. तो पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि मैम आई फील वेरी सैड इनसाइड. ये जो सैडनेस है ये कहाँ से आ रही है और मैं क्यों इतना सैड फील करती हूँ. एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज़ टू फील द सेम. उस टाइम मुझे भी नहीं पता चलता था कि मैं क्यों इतनी सैड हूँ और ये कहाँ से आ रही है सैडनेस. कई बार इवन इफ़ वी आर सेलिब्रेटिंग समथिंग और हम कोई अच्छे भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर हैं या कुछ भी अच्छा भी चल रहा है, तभी भी वो जो एक डीप सैडनेस है वो उस जॉय को फील नहीं करने देती, वो उस हैप्पीनेस में नहीं आने देती जो हम डिज़र्व करते हैं. और मैंने कैसे इस चीज़ को हील किया, द सेम थिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अब हम जो ये हीलिंग कर रहे हैं इसमें जो भी डीप इमोशंस हैं, चाहे वो सैडनेस है, पेन हो, फियर हो, व्हाटएवर इट इज़, ये जो सब चीज़ हमारे अंदर है ये सिर्फ इसी लाइफ टाइम की नहीं है. ये जितनी भी हमारी सोल की जर्नी रही है, जिन लाइफ टाइम्स में भी उसने जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया है, जो भी कुछ इकट्ठा किया है, जिसको भी सप्रेस किया है, वो हमारे एनर्जी सिस्टम में है और उसी डाटा की तरह सेव्ड है जिस फाइल को हमने कभी खोल कर नहीं देखा है, जो एक बार सेव हो गई और वो अंदर पड़ी हुई है. लेकिन क्योंकि अभी तक हमने उसको खोला नहीं है, उसके साथ डील नहीं किया है, उसको डिलीट नहीं किया है, तो इट्स सिटिंग देयर. और वो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसकी एक लिमिटेशन है, वो इस लाइफ के बियॉन्ड नहीं जा पाता. एटलीस्ट जब तक हम ये सीख ना लें कि और अंडरस्टैंड ना करें और एक हायर पर्सपेक्टिव से अपने लाइफ को ना देखें कि जो भी कुछ आज हम हैं वो सिर्फ आज का ही नहीं है, वो बहुत सारे जन्मों के एक्सपीरियंस का एक मिला जुला संग्रह है. तो वो इस चीज़ को कम्प्लीटली नहीं समझ पाता कि ये जो भी हम फील कर रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है. कई इंसिडेंसेस इस लाइफ टाइम के होते हैं और कई इंसिडेंसेस पास्ट के होते हैं जो हमें नहीं मालूम. तो इसको हील करने के लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें ये सीखना है कि इस सैडनेस के साथ, क्योंकि अब हम सैडनेस की बात कर रहे हैं, आप इसको किसी भी और इमोशंस के साथ भी अप्लाई कर सकते हो. तो इस सैडनेस के साथ अटैच नहीं होना है. जब हम सैड फील कर रहे हैं उस टाइम हम इसको ऐसे देखेंगे कि ये हमारे अंदर कुछ ऐसा इमोशन है जो पड़ा हुआ है. एंड वी आर गोइंग टू डेवलप अ हैबिट ऑफ जर्नलिंग, लिखना. जो भी इस जर्नी में है या अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में मैं बोलूँगी, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो, स्पिरिचुअल पाथ हो, व्हाटएवर इट इज़, जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है टू राइट डाउन एवरीथिंग. जब तक आप इस हैबिट को नहीं पूरी तरह से अपनाएंगे तब तक आप अपनी डीपर लेयर में नहीं जा पाएंगे और ये जो तकलीफ़ है इसको नहीं निकाल पाएंगे. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिस्ट तैयार करनी है. एक लिस्ट इस लाइफ टाइम की और एक लिस्ट जो पास से आ रही है. तो जो इस लाइफ टाइम की लिस्ट है उसमें हम टॉप पर लिखेंगे नंबर 1, उन सब रिलेशनशिप्स की लिस्ट बनाएंगे जिनसे हमें लगता है, जिन लोगों से हमें लगता है कि हम हर्ट हुए हैं या उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया है, हम उनको किसी भी वजह से फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं.
हमें लगता है कि उन्होंने हमें रिजेक्ट किया है, उनका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं है, वो हमें इंसल्ट करते हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। चाहे इस लिस्ट में आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके कोलीग्स हों, आपका बॉस हो, कोई भी। सिट विद योरसेल्फ, go deep and write down each and every person's name. जहाँ से भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ उन्होंने गलत किया है। सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे उन सिचुएशंस के बारे में सोचेंगे जहाँ हमें अच्छा फील नहीं हुआ। हमारी बहुत सारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं दैट वी फील वेरी ऑकवर्ड। हम रिजेक्टेड फील करते हैं, इंसल्टेड फील करते हैं, या ऐसा हमें लगता है कि जो भी उस मोमेंट में हुआ था वो एप्रोप्रिएट नहीं था, उसने हमें किसी तरह की हानि पहुंचाई है, चाहे वो डिसरिस्पेक्टफुल हो या कोई हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो उस सिचुएशन से। कोई भी जो भी इनएप्रोप्रिएट सिचुएशंस आपको याद आती हैं आपकी लाइफ की, जहाँ से आप अपना नाता नहीं तोड़ पा रहे हैं, जहाँ आप बार बार विज़िट करते हैं, उन सिचुएशंस के बारे में सब सिचुएशंस की लिस्ट तैयार करेंगे। जो थर्ड पॉइंट है, अब थर्ड इस लिस्ट में हम लिखेंगे अपनी उन सब इच्छाओं के बारे में लिखेंगे जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जो आप करना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं कर पाए हैं। चाहे वो कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कोई आपने कोई एक पर्टिकुलर टाइप का घर बनाना है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एनी काइंड ऑफ बॉडी टाइप कि आपको स्लिम लगना है या जो भी है, या आपको कुछ भी हो इसमें, जो भी आपकी इच्छा है, XYZ एनीथिंग, आप वो सब अपनी उन इच्छाओं के बारे में लिखेंगे जो आप अभी तक करना चाहते थे और किसी भी वजह से वो नहीं पूरी हुई हैं। उसके लिए चाहे आप खुद को ब्लेम करते हैं, चाहे आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, और इसी लिस्ट में अगर वहाँ पर कुछ नाम आपके सामने ऐसे आए जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप ये अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार हमारे ऊपर एक सोशल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राइट डाउन एवरीथिंग इन दिस लिस्ट। और नंबर 4 पे हम लिखेंगे कि आपकी जो है वो फियर्स क्या हैं, आपकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, आपको जो ऐसा लगता है कि आप में जो कमियां हैं, जो आपके हिसाब से आपके अंदर कमियां हैं, वो क्या हैं, आपके इश्यूज़ क्या हैं। राइट, आप ये एक लिस्ट तैयार करेंगे इन 4 चीज़ों की। और भी हैं लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टू बिगिन विथ। ओके, अब एक दूसरी लिस्ट बनेगी उन चीज़ों की, जैसे मैंने बोला कि कई सारी चीज़ें जो हैं हम इस लाइफ टाइम में हमने जो है एक्यूमुलेट करी हैं, और बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो हमारे पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने उन फाइल्स को नहीं खोला है और ना ही देखा है। तो ये जो पास्ट लाइफ की हमारी लिस्ट है, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे फैमिली पैटर्न्स क्या हैं, आपकी फैमिलीज़ के कौन कौन से इश्यूज़ हैं। क्या वहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं? क्या वहाँ पर अबंडेंस का इश्यू है? क्या वहाँ पर सेल्फ इमेज का इशू है? क्या वहाँ पर जो है वो किसी भी तरह का जो भी फैमिली पैटर्न्स हैं जो एक जनरेशन टू सेकंड जनरेशन चले आ रहे हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वो पैटर्न्स दिख जाएंगे। चाहे वो जॉब है, कुछ भी है, वो सब आप
ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आपने जिस फैमिली को चुना है वो आपकी वाइब्रेशन से मैच करती है। तो जो भी उनके पैटर्न हैं वो डीएनए के थ्रू आपके अंदर हैं, और जब तक आप उनको नहीं देखेंगे, कई फैमिलीज़ ऐसी भी होती हैं, ये सैडनेस का भी इशू जो है वो एंसेस्ट्रल इशू हो सकता है, बिकॉज कई फैमिलीज़, कई लोगों से आप मिलो, पूरी की पूरी फैमिली बहुत ही गूफी एंड बहुत ही सैडनेस वाले एनवायरनमेंट में दे लिव। ओके, तो इसको ज़रूर लिखना है। इसमें सेकंड आप लिखेंगे कि आपके फैमिली के बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, राइट? जब भी फैमिली में बैठ के बात होती हैं तो वो किस तरह की बातें करते हैं। अरे पैसा पेड़ों पे नहीं उगता, या आजकल तो जॉब मिलनी बहुत मुश्किल काम है, ज़रूरत से ज़्यादा जो धन है वो बुराई की निशानी होती है, या पैसा जो है अच्छी तरीके से नहीं कमाया जा सकता, या लड़कियों को नीचे देखा जाता है, अब्यूज़ है वहाँ किसी तरह का, फिज़िकल, इमोशनल, सेक्सुअल, या वहाँ पर जो हैं एडिक्शंस हैं, अल्कोहलिज्म है, जो भी है, इस तरह के जो भी पैटर्न्स हैं जो चलते आ रहे हैं और जो अभी तक हील नहीं हुए हैं, इसमें अगर आप जब अपनी फैमिली को देख रहे हैं और आपके ब्रदर या सिस्टर जो मैरिड भी हैं, उनकी भी जो फैमिली है उसमें क्या सबसे ज़्यादा एविडेंट चीज़ें हैं, उन सब की आप एक लिस्ट बनाएंगे, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपने इस फैमिली को क्यों चूज़ किया है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपके अंदर भी वही इश्यूज़ हैं। आपने ये लिस्ट बना ली फैमिली, एक में फैमिली पैटर्न्स लिखने हैं, एक में उनकी क्या बिलीफ सिस्टम है ये लिखने हैं। देन फियर्स क्या हैं, क्या डर हैं। लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको एक तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, कुछ ही जॉब्स हैं जो उनको करनी चाहिए, या लड़कियों को जॉब नहीं करनी चाहिए, या व्हाटएवर, मेल को, जो मेल मेंबर्स हैं उनको इमोशनल नहीं होना चाहिए, उनको दुख तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। जो भी उनके फियर्स हैं, जो भी उनकी सोच है, उस सब के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो ये फैमिली आपने चुनी है इसमें आपके क्या लेसन्स छुपे हुए हैं। ओके, तो जब आपकी ये दोनों लिस्ट तैयार हो जाती हैं, इसके बाद आपको क्या करना है। अब आता है हीलिंग पार्ट, इसको हील कैसे करना है। सबसे पहले आपको चीज़ करनी है, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। उसने मुझे प्यार नहीं दिया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया। और इस लिस्ट में चाहे कोई भी आपके सामने खड़ा हो, चाहे वो आपके माँ बाप हों, जिनको हम सो कॉल कहते हैं कि नहीं ये तो माँ बाप की ड्यूटी है ओके करना, किसी की कोई ड्यूटी नहीं है। ओके, सो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उनको ब्लेम करना बंद करेंगे। और ये कैसे होगा, आप फॉरगिवनेस करेंगे, क्योंकि जिस एनर्जेटिक कॉर्ड्स के साथ आप उन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, और अगर वहाँ से आप हर्ट फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, रिजेक्शन फील कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली आपकी तरफ आ रही है। जब तक आप इस हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना नहीं शुरू करेंगे कि वो फैमिली आपने चुनी है, वो आपका डिसीजन है, उन लोगों को आपने अपनी लाइफ में लाए हैं, और किस लिए लाए हैं, क्योंकि या तो आपको उनसे कुछ कार्मा बैलेंस करना है, या आपने वहाँ कोई लेसन सीखना है। और जब तक आप ये दोनों चीज़ें नहीं करेंगे, आप मूव ऑन नहीं हो पाएंगे, और ये जो एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं इनसे हर टाइम
उसी तरह की फ्रीक्वेंसी के इमोशंस आपके अंदर आते रहेंगे और आप एक विक्टिमहुड में, एक सैडनेस में जीते रहेंगे। तो आपको ये लिस्ट तैयार करनी है, वन बाय वन सबके साथ आपको फॉरगिवनेस करनी है। और फॉरगिवनेस इसलिए नहीं करनी कि बिकॉज आई एम आस्किंग यू टू डू दैट, दिल से ये समझते हुए, इस हायर पर्सपेक्टिव से कि इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया क्योंकि उनके पास प्यार नहीं है देने को, या कुछ आपका ऐसा कारमा था कि आपने सीखना था वहाँ पर। उन्होंने आपको इंसल्ट किया क्योंकि आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है। और एक लिस्ट इसमें जो ये भी ऐड करना है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी अपनी नज़रों में आपकी सेल्फ इमेज कैसी है, आपके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, क्या आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, क्या आप सोचते हैं कि आप केपेबल हैं, क्या आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को लव करते हैं। और अगर आप ये सब नहीं करते तो वो उनकी गलती नहीं है, आप ही इस तरह की एनर्जी को के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं, या इस तरह की एनर्जी आपकी ऑरिक फील्ड से निकलती है कि इसी तरह के लोग आप अट्रैक्ट करते हैं। आप खुद के अंदर, अगर आप खुद को लो सेल्फ एस्टीम है आपके अंदर, अपने बारे में छोटा सोचते हैं, तो दूसरे लोग भी आपको छोटा ही सोचेंगे। अगर आप अपने आप को रिजेक्ट करते हैं, आप अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, तो आपको बाहर से भी रिजेक्शन मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लोगों से हर्ट हो रहे हैं, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। दैट इज़ ऑल विद इन योर सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स। और ये जो फॉरगिवनेस है, ये जो एक्सरसाइज है, आपको एवरी डे करनी है। एवरी डे मीन्स एवरी डे, नो 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, none of this business of time limit. Every day. जब जितना आप इसको करते रहेंगे प्रैक्टिस को, योर माइंड विल गेट ट्रेन्ड। जितनी बार आपका ध्यान दूसरे की तरफ जाएगा, आप अपनी तरफ मुड़ना सीख जाएंगे। You have enough love and support for yourself. So don't be a beggar. Give me, give me, give me, give me. And beggars are no choosers, right? तो ये जो आपकी इमोशंस हैं, ये आप क्रिएट कर रहे हैं। आप फॉरगिव कीजिए उन लोगों को। In a way, they have helped you in settling your karma and in showing you the mirror. Release all the expectations from everybody, even from yourself. हमें सिर्फ चीज़ों को करना है, ट्राई करना है। अगर हम कोई भी चीज़ नहीं कर पाते, तो कई बार क्योंकि हम अपने आप से इतना एक्सपेक्ट करते हैं, हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, कि हम कुछ कर ही नहीं पाते उस फियर में। The moment you will release expectation, you will feel free of so much of burden of this responsibility. और फिर आप हर चीज़ को करने में enjoy करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि you are doing anything first time. Let's see what it is. लेकिन आप अगर पीछे के बर्डन के साथ कोई भी चीज़ को करना शुरू करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के बर्डन्स हों, चाहे वो पास्ट एक्सपीरियंसेस हों, चाहे वो कोई भी तरह के इस तरह का इमोशनल बैगेज हो या टर्मोइल हो, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वो जो सैडनेस आपको फील होगी डीपर लेयर पर,
उसकी आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। और जैसे जैसे आप इस फॉरगिवनेस में आएंगे, जैसे जैसे आप इस ब्लेम गेम से बाहर आएंगे और अपनी एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म करेंगे, आप अपना फोकस लाएंगे उन चीज़ों की तरफ जो आप करना चाहते हैं। जो भी आपने लिस्ट में लिखा कि आपकी क्या इच्छाएं हैं, डोंट मेक अ लॉन्ग लिस्ट, जस्ट मेक जो भी आपकी प्रायोरिटी पे 1 2 3 चीज़ें हैं, एंड स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग विदाउट एनी फियर, विद अ क्लीन स्लेट। जो भी पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुए हैं ज़रूरी वो जब तक रहेंगे आपके पास जब तक कि आप उनको रखना चाहेंगे। अब क्योंकि आप रिलीज़ कर रहे हैं उनको, उन एक्सपेक्टेशंस को, उन ब्लेम्स को, उन अनफॉरगिवनेस को, तो जैसे वहाँ की कॉर्ड्स ख़त्म होंगी एंड आपका फोकस आएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, you will enjoy doing it. So this joy and happiness you have to create within yourself to resolve this sadness. Sadness is very very low frequency emotion which our ego has created. क्योंकि ईगो को नहीं छोड़नी हैं ये चीज़ें, उसको वो एट होम लगता है। when our ego feels sad or hurt or pain or whatever, this is not our frequency, my dear friends. Just release it, and जब हम वो चीज़ें करते हैं जो हमारी हार्ट डिज़ायर्स हैं, हम हमेशा गॉड की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। जब हम जॉयफुल होते हैं, we are in a frequency of God. That is the frequency of 5D and 7D consciousness जो आप बात करते हैं. That is the frequency of the joy, happiness, creativity, fulfillment. This is all beautiful and we all deserve it. There is unlimited abundance in this universe. सिर्फ हमें अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है. That's all. और अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन था कि मैम स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और अब जब एंड मेजरली फ्रॉम डिवाइन फेमिनिन, अब जबकि हम हील्ड हैं, बैलेंस्ड हैं, हमारा दिल नहीं करता कि हम अपने काउंटर पार्ट के साथ जो है वो बात करें या ज़्यादा कांटेक्ट में आए। आई डोंट केयर एनी मोर, दीज आर द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आई कीप हेयरिंग, एंड देन एंड देयर इज़ वन मोर थिंग विच आई हर्ड अबाउट कि अगर आपकी जो काउंटर पार्ट हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन है इफ़ या फेमिनिन है, जो भी मतलब आपके पार्टनर हैं, इफ़ दे आर मैरिड टू सम अदर पार्टनर, तो हमें गिल्ट फील होता है, शेम फील होता है उनके बारे में सोचना, और एक इमेजिन इवन करना टू बी विद हिम। तो इसको इस सिनेरियो से देखते हैं। सबसे पहले कि आपका जो ये दिल नहीं कर रहा है, आज आप अपने आप से बैठें और ये देखें। ये एग्जाम्पल मैंने कल भी अपने चैट में लोगों के साथ शेयर किया था कि जब भी आप मिरर के सामने क्यों खड़े होते हैं, मिरर के सामने आप खड़े होते हैं ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, आप कहीं जा रहे हैं, आप तैयार हुए हैं, एंड यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर टू सी कि आपका फेस ठीक है, वहाँ पर कुछ दाग धब्बा तो नहीं लगा हुआ है, आपके कपड़े ठीक हैं, आपके जूते ठीक हैं, आप ठीक लग रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न ना यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर। आप अगर आपके फेस पे कोई निशान है या कहीं भी कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है और मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट किया और उसको ठीक करने के बजाय आप मिरर को तोड़ डालें, तो इसमें किसकी गलती है? ओके,
द सेम वे जो आपके काउंटर पार्ट हैं वो आपके मिरर हैं। उन्होंने जो भी आपके अंदर था उसको सिर्फ दिखाया है, लेकिन कई बार हम उनको ब्लेम करने लगते हैं कि हमने इतना हर्ट फील किया, ये जर्नी को इतना हार्डशिप हमने इस जर्नी की झेली है, हम इतनी तकलीफ़ से गुजरे हैं। तो माय डियर डिवाइन फेमिनिन या एनीबॉडी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये उन्होंने आपके लिए किया है, तो नहीं, ही वॉज जस्ट और शी वॉज जस्ट योर मिरर। दे शोड वॉट एवर वॉज इनसाइड यू। तो वी शुड बी थैंकफुल टू अ मिरर rather than breaking it. ओके, तो जस्ट आप देखिए कि क्या ये वजह है आपकी कि आपका दिल नहीं कर रहा, या कई बार हम एंटिसिपेट करने लगते हैं कि जैसा अगर मैं फिर से उनकी तरफ मुड़ी या फिर से आई स्टार्टेड फीलिंग दैट लव, तो मुझे फिर से कहीं वैसे ही धोखा ना मिले, या तो इसका मतलब है आप अभी हील नहीं हैं, आपका हार्ट चक्रा अभी भी ब्लॉक्ड है। क्योंकि जैसे जैसे हार्ट चक्रा खुलता है आप अनकंडीशनल होते हैं, लव फ्लोज। तो अगर आप इस सिचुएशन में हैं, हील योर हार्ट चक्रा। ओके, एंड आप अगर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से आपका दिल नहीं कर रहा बात करने का, फेयर इनफ, फॉर इफ इट इज़ हैपनिंग फॉर अ वाइल, आपको अपने लिए टाइम चाहिए, आप वो टाइम लीजिए। आपको जो भी अपनी बाउंड्री सेट करनी है, यू हैव ऑल द राइट। इट डजंट मीन कि वो कुछ भी कहें और आप अब एक कठपुतली की तरह फिर से उन्हीं बातों में चलने लगे। नहीं, यू आर इन योर पावर। तो आप अब केपेबल हैं अपनी डीपर साइड को एक्सप्रेस करने के लिए। So why to hide your love also? There is no, point of hiding, even saying that I love you. इस बात से मत सोचिए कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे अगर उन्होंने फिर से रिजेक्ट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हील्ड हैं तो वो भी हील होंगे। और कोई भी इंसिडेंस अगर होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ इस नज़रिए से देखिए कि अभी भी कुछ ऐसा अंदर है जो हील होना मांगता है। दैट्स ऑल। आप दोनों के बीच में कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ किसी भी शर्म की, गिल्ट की, ब्लॉकेज की बात ही नहीं है। और अगर आप फील कर रहे हैं तो उसको आप हील कीजिए। सेकेंडली, आपको हर राइट है येस और नो कहने का। यू आर नॉट अ पपेट, यू आर अ डिवाइन फेमिनिन, अ पावरफुल डिवाइन फेमिनिन। और वो पावर कहाँ से आ रही है? आपके हार्ट चक्रा से, नॉट फ्रॉम योर ईगो साइड। वो पावर है आपकी सोल पावर, आप उसकी लाइट में हैं। एंड इसका सेकेंड एक्सपेक्ट जो है कि अगर आपको अभी ऐसा फील हो रहा है कि आप कोई शर्म है या कोई भी गिल्ट है कि क्योंकि आपके पार्टनर किसी कार्मिक के साथ हैं अभी, तो यहाँ भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि आपने अभी भी उनको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट एक्सेप्ट नहीं किया है। आप अभी भी उनको एज अ अदर पर्सन्स हस्बैंड या वाइफ देख रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड हैं, क्योंकि हम 3D कॉन्शियसनेस में रहते हैं और उसको ज़्यादा पावरफुल मानते हैं, अगर आपकी शादी हो गई किसी इंसान के साथ, 3D मैरिज की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप उस 3D मैरिज में हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो किसी और के साथ अफेयर कर रहे हैं, तो क्या आप शर्माएंगे उनको उस बारे में बात करने के लिए या अपना हक जमाने के लिए? नहीं, क्योंकि आप अंदर से ये मानते हैं कि वो आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं। तो द सेम वे, जिस दिन आपको ये अंदर से विश्वास हो जाएगा कि वो जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो ही आपके रियल हस्बैंड एंड वाइफ हैं, देयर विल बी नो शेम एंड गिल्ट अबाउट थिंकिंग अबाउट हिम और हर। बिकॉज
अगर वो किसी और पार्टनर के साथ हैं, वो किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उनकी कोई लेसन्स चल रही हैं। इट्स नॉट कि आपका हक नहीं है उनके ऊपर, या आपको कुछ शर्मिंदा होना पड़ेगा उनके बारे में सोचने के लिए। वो कैसे अलग होंगे, कैसे आपका यूनियन होगा, डोंट ट्राई टू कंट्रोल दैट। You be in your power, keep healing yourself, and that is the work of universe, that divine जिन्होंने आपकी स्टैम्प लगाई है आपकी मैरिज के ऊपर। ओके, सो don't feel any kind of a shame, guilt, rejection, pain, hurt towards him. And if there is anything that needs healing, that's all I would say. So that's all from me in this video. Look after yourself, love yourself. जितना हम अपने लव में रहते हैं, जितना हम इस वाइब्रेशन में रहते हैं, हम उतनी जल्दी हील होते हैं। Anybody wants coaching at personal level, you have my number and my email address. You can contact me anytime. Thank you very much.